इस मुद्दे को मैं उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जिसका अंदाजा किसी को नहीं होगा। आप याद रखिए कि इस भारत में बेईमानी आज तक क्यों नहीं रुकी और आम आदमी के साथ जस्टिस क्यों नहीं होता है। क्या ये किसी जनप्रतिनिधि को करने की कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती। आपके यहां ये तो बड़ा मसला है, जीवन से जुड़ा मसला है, लेकिन जब हम राशन कार्ड बनाने जाते हैं, आधार कार्ड बनाने जाते हैं, पैन कार्ड बनाने जाते हैं, जब हम ब्लॉक में जाते हैं तो बिना पैसे का कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति, जब हम नाम बदलने जाते हैं, टेलीफोन नंबर हम दोबारा लिखाने जाते हैं, तब भी आरटीपीएस के काउंटर पर बिना पैसा लिए एक काम नहीं होता। आजाद हिंदुस्तान के बाद एक भी ऐसा जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आया जिससे प्रशासन को और व्यवस्था को डर हो। और मैं आपको दिल से कहता हूं, आपने जिस पप्पू को पैदा किया उस पप्पू से पूरे मुल्क के गलत आदमी को भी डर है और गलत नेता को भी डर है, गलत व्यवस्था को भी डर है। आप उठा करके कश्मीर से कन्याकुमारी उठा के देखिए, कोई भी सिस्टम जितना बड़ा बेईमान हो, वो सीएम हो या पीएम, कल से 60 से ऊपर लोग मर गए ट्रेन में। सोशल मीडिया का युग है, हर हाथ में फोन है, 3 मोबाइल 2 मोबाइल है, हर मोबाइल में कैमरा है। कल रात के 11 बजे तक भारत का वजीर इस बात को दबाने का प्रयास किया कि एक भी आदमी नहीं मरे। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज तक पहली घटना है दिल्ली के उस स्टेशन पर जो इस देश की राजधानी है। आप जिस मुद्दों को लेकर के मुखालफत करने यहां बैठे हैं, आपकी बात दिल्ली में कोई सदन और सदन के भीतर सुनने का लिए तैयार नहीं है। 3 सालों से लगभग 1300 से ऊपर किसान आत्महत्या कर लिए पंजाब और हरियाणा का। कई बुजुर्ग मरने की स्थिति में है, 3 महीने 6 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप कैसे लड़ोगे? अख्तरुल भाई, उसके पास सेना है, उसके पास फोर्स है। हमारे क्या हुआ? किसान आंदोलन इतना लंबा चला, जब उन्होंने उनके चुनाव की बारी आई तब जाकर के किसान से एक थोड़ा समझौता हुआ, जिस वक्त लगभग 778 किसान मर चुके थे। और चुनाव के कारण उन्होंने समझौता की कि मैं एमएसपी बिहार में तो चलिए कोई किसान को मतलब ही नहीं है, मंडी सिस्टम से गुलाब बाग एशिया का, दुनिया का सबसे नंबर 1 हमारी मंडी हुआ करती थी। हम बहुत अपने चीजों को ले जाते थे, लेकिन उस पर कभी भारत बिहार का किसान तो लड़ा ही नहीं। यदि मैं महात्मा गांधी के नील आंदोलन को याद करूं किसान का, उसके बाद किसान ने कभी बिहार की, पंजाब का किसान लड़ा, हरियाणा का किसान लड़ा, उत्तर प्रदेश पूरब पश्चिम का किसान लड़ा। बिहार के किसान कभी अपनी बात के लिए नहीं लड़े और आज तक वो किसान बैठा हुआ है। अख्तरुल जी, 2.25 साल के बाद राष्ट्रपति शासन लगता है मणिपुर में, जब कुकीज और भक्तों की लगभग 3 दर्जन 14 साल से कम उम्र की बच्ची के बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, जहां पर 10-10 हजार आदमी खड़ा होता है और उसके बाद जाति के आधार पर नंगा करके बच्चियों का बलात्कार होता है और ये देश मुख दर्शक बना रहता है। यह देश कभी लड़ना नहीं जाना और ये सच है। आजादी के बाद हम कभी भी हमने इसको उठा करके देखा, हम किसी मुद्दों पर नहीं लड़ते, हम आने वाले अपने भविष्य की बात नहीं करते हैं, हम अपनी चिंता नहीं करते हैं। हम हमेशा कहते हैं सदन के भीतर, सदन के बाहर भी, कि भैया ये कब तक चलेगा। इस देश में जब भी बात होती है, पक्ष और विपक्ष को मैं बहुत गौर से देखता हूं। भैया एक इकोनॉमी मुद्दे, बांग्लादेश में आईएसआई का चीफ 4 दिनों से बैठा रह गया,
इस देश के वजीर को पता तक नहीं चला। भूटान के सारे मिनिस्टर चाइना जाकर के बैठ करके गुफ्तगू करके लौट आए, इस देश के वजीर को पता नहीं चला। वियतनाम और ताइवान चीन के हाथ में कठपुतली बन गई, हमारी इकोनॉमी का रास्ता बंद हो गया, सारे देश पड़ोसी देश ने रास्ते बंद कर दिए। अख्तरुल साहब, एक बार चर्चा नहीं हुई। आजाद मुल्क के बाद पहली बार भारत की बेटी के हाथ में हथकड़ी, कमर में रस्सा, 7 दिनों तक शोषण करता रहा यूरोप में, और अपने प्लेन से हमसे अच्छा तो वो देश है जिसकी जनसंख्या 10 लाख भी नहीं है, जिन्होंने प्लेन को लौटा दिया। सदन में ये मुद्दा नहीं बनी। अमेरिका से सब डर गए। हमारे नेता हमेशा डरे हुए रहते हैं, हमेशा वोट की जुगाड़ में रहते हैं, वोट की सियासत करते हैं। कुर्सी ना चला जाए, सत्ता ना चला जाए, सत्ता के अलावे दूसरी बात सदन में होती ही नहीं है। सत्ता कैसे बचे, इसके लिए हमें कौन काम करना है, बस यही करना है। जनता कैसे बचे, जनता का इलाका कैसे बचे, जनता का विकास कैसे हो, जनता की उम्मीदें कैसे हो, जनता का रोजगार कैसे हो, युवा कैसे पढ़े, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। नोटबंदी के बाद क्या हुआ इस मुल्क में, आप लोग कभी सोचे? पुलवामा के बाद क्या हुआ इस मुल्क में, कभी इस देश के नेताओं ने उसके बाद कोई जिक्र किया? आप कोई चर्चा उठा करके देखिए, कोई। कभी आपकी बात कौन करता है? आपकी बात, आपके आने वाले बच्चों की बात, आपकी खेती की बात कौन करता है? 800, 700 का यूरिया 1400, 1800, 1700, 1200, 1400 ब्लैक मार्केटिंग। बासी के दुकान से वो ब्लैक हो जाएगा, किशनगंज में नहीं मिलेगा, पूर्णिया में नहीं मिलेगा, नेपाल में मिलेगा। हमारे नेता चुप रहते। सदन में एक बार पप्पू यादव बोल लिया, समझता औपचारिकता हो गई, और हम आकर के कह दे हमने तो उठाया था मामला। हम वैसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मैं हर सदन में हर दिन, आप कोई दिन एक वीडियो मंगाइए, और मैं एक बार भी राजनीति के हिस्से की कोई मुद्दों की बात मैं नहीं करता, सिवाय आपके कि आपके परिस्थितियां, आपके हालात, आपकी चीजें, आपकी बातें, कोई भी मुद्दा हो। अभी वक्त का मुद्दा है, जो आपके लिए लड़ता हो, बोलता हो, आपके लिए करता हो, किसान के लिए करता हो, रोजगार की बात करता हो, उसके आप होते नहीं। जो आपकी बात सिर्फ जाति, धर्म और मजहब के आधार पर करता हो, और आप बार बार कहते हैं रोड जाम करिए, चक्का जाम करिए, नहीं करेंगे लोग। सर, गरीब का इलाका है, 2 दिन के बाद बाजार वाले बोलेंगे आपसे कि सर अब कितना, सड़क वाले बोलेंगे कि सर हमें तो कमाना भी है, मजदूर आदमी बोलेंगे हम कमाएंगे नहीं तो हम जाएंगे कैसे। एक लंबा संघर्ष करने की जज्बा और हिम्मत खत्म हो गई, क्योंकि परिस्थितियां वो हमें बाध्य करती है कि हम क्या करें। और अब जो पीढ़ी है अख्तरुल साहब, वो आपके साथ कदम में कदम लड़ने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि टीवी और सोशल मीडिया काफी है, हम मार्केटिंग करें, हम अपने को बेचें। बिल्कुल क्लियर, जो दिखता है वो बिकता है, उसे आंदोलन से मतलब आज के पीढ़ियों को नहीं रह गई है। आप उठाइए, आप युवा की भागीदारी देखिए कहां पर, किस आंदोलन में है। युवा बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित हो चुके हैं। युवा के लड़ने की जो बुजुर्ग हैं उसके भीतर तो आज भी ये लियाकत है कि वो अपने धर्म, मजहब और अपनी संस्कृति को जिंदा रख लिया, या आज भी उसके भीतर लड़ने की हिम्मत है। लेकिन जो आने वाला यूथ है उसके भीतर एनरॉन का फोन,
चाहे चोरी करके लाए, चाहे लूट के, चाहे ठग के, चाहे दलाली करके, हाथ में वो फोन होगा और उसी रील्स के मुताबिक इंस्टाग्राम पर जाएगा, सोशल मीडिया पर जाएगा। वो अपनी अच्छी बात नहीं करेगा, रील्स का उपयोग वो अपने विचारों के लिए, अपने समाज के लिए नहीं करेगा। आप उठाइए, आप अभी का मजबूर उठाइए। आज 3 बिल ला करके लास्ट के दिन जो फटका गया, आप जरा सा उठा करके देख लीजिए अख्तरुल जी की आपके युवाओं की भागीदारी उस रील्स में, उस सोशल मीडिया में कितना ज्यादा है, जिसका ताल्लुकात मुसलमान से नहीं है, जिसका ताल्लुकात सीधा का सीधा मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है, अल्लाह से जुड़ा हुआ। कोई भी भगवत या कोई भी धर्म, हमने अभी भी कहा, अभी बजट में मैंने कहा 190 लाख हजार करोड़, 100 से ऊपर 96 कर्जदार हैं हम। दुनिया में हम कर्ज नहीं उतार पाएंगे। और मेरे मंदिर, मेरे गुरुद्वारे, चर्च के पास जो मस्जिद है उसके पास कितने पैसे हैं, CSRF के पास कितना पैसा है, NGO के पास कितना पैसा है, जो चंदा देता है पूंजीपति उनके पास कितना पैसा है। मैंने परसों बोला है, आप उठा के देख लीजिए। यदि इन सारे पैसों को मैं जमा कर दूं तो हमारा कर्ज उतर जाता है। लेकिन एक दिन का खाना खिला करके वो सारे अरबों खरबों, लाखों लाख करोड़, 100 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, 300 लाख करोड़ रुपया आज कहीं जमा है और वो इस देश के लिए अभिशाप बन गया है। हम तो बोलते हैं, हम तो NGO पर बोलते हैं, हम तो CSRF फंड पर बोलते हैं, हम तो जो चंदा देता है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि उसका टैक्स का क्या हुआ। हमारे लोग टैक्स देते हैं लेकिन हमारी सुविधा नहीं है। ये आजादी के बाद कभी कोसी सीमांचल के लोगों ने एक होने का नाम ही नहीं लिया, कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं कराया। आप जिधर जाते हो उधर केंद्र की भी सरकार बन जाती है, उधर बिहार की भी सरकार बन जाती है, लेकिन आपकी बात कभी इस मुल्क में नहीं होता। कितने दिनों से आपके यहां अख्तरुल साहब BHU MU यूनिवर्सिटी में, जब याद करिए हम लोग लड़े थे, उस वक्त शिक्षा मंत्री थी नरेंद्र, कुछ 176 करोड़ रुपया लाने का प्रयास हुआ और वो आने के बाद वो पैसा लौट गया और आज तक अभी तक किशनगंज का वो मिसाइल कभी बंद खड़ा नहीं हुआ और उसके लिए कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, आंदोलन नहीं हुआ। हमारे इलाके में चाय का बागान से लेकर के, अनानस से लेकर के, मक्का और मखान पर आधारित हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे जिंदगी से जुड़ा, मेरे किसानों से जुड़ा, मेरे परिवार से जुड़ा मुद्दा है, मछली से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। अब चर्चा हो रही है महानंदा एक्सप्रेस पे, जिसमें एक बांध बनने के बाद 10 लाख परिवार, 10 लाख लोग, 2 नदियों के कारण, जब 2 नदी को हम खुला दे देंगे और एक बांध ऐसा बांधेंगे जिसमें हमारा लगभग गांव भीतर होगा और वो बाढ़ हमारी जिंदगी तबाह करेगी। हमारे खेत हो सकते हैं थोड़े देर के लिए बचे, जब आदमी ही नहीं बचेगा तो खेत बचा के क्या करेगा। एक आदमी जा रहा था, कोई आदमी मर गया, बोला क्या हुआ, बोला मर गया, बोलता या अल्लाह आंख बच गया। मैं मानता हूं ये मुद्दे बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरा आग्रह है 10 मार्च के बाद जो सदन चलेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप जिस दिन मैं बोलूंगा आपको सोशल मीडिया पर पता चल जाएगा, मैं भेज दूंगा। मैं इस कंट्री का, इस नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा देखने वाला आदमी हूं। जितना नरेंद्र मोदी दिखता है उससे ज्यादा पप्पू यादव भी दिखता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं यदि बोल रहा हूं तो पूरा देश देख रहा होगा। आप एकदम उस पर मत जाइए, क्योंकि मैं ना कोई राजनीतिक बात करता हूं, ना मुझे जात का पता, ना धर्म का, ना मजहब का। मुझे जो सच लगता है वो उतना पता है, और उसमें जिस जाति, जिस धर्म, जिस मजहब के बारे में मुझे जितना ज्ञान ईश्वर ने, अल्लाह ने दिया है, उसको मैं किसी राजनीति से अलग बात करता हूं। किसी को कष्ट पहुंच जाए वो मेरे लिए कोई दिक्कत का विषय नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे,
मैं एक अच्छा इंसान रहूं। 7 बार पूर्णिया के लोगों ने, कोसी सीमांचल के लोगों ने सांसद बनाया, बिना किसी पौवा, बिना किसी बायसी जाने के बाद हमको सबसे ज्यादा पीड़ा हुआ। बायसी जब तक मेरा था वो दिल का टुकड़ा था और मैं बायसी के दिल का टुकड़ा था। बायसी जाने के बाद हमारा जीत का घट भी गया और अख्तर साहब आप बायसी ले लिए, हम फिर आपसे बायसी ले लेंगे, आप याद रखें, चिंता मत करिए। बायसी को किशनगंज में नहीं रहने देंगे, वैसे भी अब 5 विधानसभा पर लोकसभा होगा, चिंता ना करिए, अब ठीक बचेगा। बायसी के साथ आप लोग भी सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं किशनगंज में, और पूर्णिया वाला भी करता है, दोनों करने लगे। बायसी डगरा का बैगन बन गया, ना इधर का रहा ना इधर का। लगता है बायसी का कोई माँ बाप ही नहीं है। मैं बायसी को वादा करता हूं, मैं पूर्णिया का कितना रहूंगा बिहार का नहीं पता, लेकिन बायसी का मैं सबसे पहले रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं। बायसी जो भी चीजें मेरे नॉलेज में आता है मैं उसको करता हूं। मैं अंत में इतना आपको कहूंगा, जाइए घर में सोचिएगा, जाति धर्म के नाम पर वोट कब तक, मजहब के नाम पर वोट कब तक। एक इंसान जब एक आपस में मिल करके आपसे इस कोसी सीमांचल के सरकार, जिस दिन आप एक एक विधानसभा अलग अलग दल को नहीं दे करके आप अपने परिवार के बीच में रखिएगा, मैं वादा करता हूं देश के पीएम को नाक का चना न चबवा दूं तो मेरे पैदाइश से फर्क होगा, सगला का पैदाइश होगा। सर सीएम होता क्या है, क्या होता है ये पीएम और सीएम? मैं भी एमपी हूं, वो भी एमपी है, वो बेईमान है, हम ईमानदार हैं। वो मरना नहीं जानता है और हम पल पल मरना जानते हैं। वो दूसरों को मारना जानता है, वो लूटना जानता है और हम बांटना जानते हैं। होता क्या है, ये लोग लेने वाला लोग ताकतवर नहीं हो सकता, जिसके भीतर देने की ताकत होगी वही दुनिया बदलता है। और मैं चाहूंगा कि आप दुनिया बदलिए। 10 मार्च के बाद सुभान साहब, मैं आपको वादा करता हूं, इस मुद्दे को मैं उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जिसका अंदाजा किसी को नहीं होगा। आप याद रखिए, नहीं चलेगा, लड़ाई आर पार होगी। और ये प्रयास तब तक मैं करूंगा जब तक इधर कटिहार से लेकर के, मनिहारी से लेकर, बारसोई से लेकर कोचा धामन, इधर अंतिम नेपाल और बंगाल के बॉर्डर तक, जब तक इस मुद्दों से आजादी नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और ये ठेकेदार पटेदार की इतनी हिम्मत कहां भैया, जब इतने बहादुर बेटा को पैदा किए हो, ये आपको नोटिस देगा, मेरे जीते जी आप पर कोई हमला नहीं होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। आप बेफिक्र रहिए, कान में तेल दे के सोइए, उनका लव लेटर को फेंक दीजिए। हम अभी बजट में बोले लव लेटर को हमको नोटिस हमारे मां नानी का मुकदमा हम पर सोनिया गांधी पर सुना। हमने झूठ नहीं बोला, हमने कहा राष्ट्रपति महोदय को एक स्टूल होता है, या जो बजट है या किसी पार्टी का बजट है, किसी सरकार का नहीं है। सरकार का मतलब होता है सामूहिक। एक पार्टी ने बजट बनाई, ये उसका लव लेटर है, वो पढ़ रही है। हम पर महारानी का मुक्त कर दिया भीतर से, पप्पू यादव को नोटिस भेजे। अरे बाप मेरे, पप्पू यादव को क्या नोटिस भेजे, जो हमेशा नोटिसे के बीच में रहता है, उनको कितना नोटिस भेजोगे, क्या करोगे नोटिस? डेली एक ही धंधा। अभी हम सासाराम से आ रहे हैं, वहां 2 मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके एक सेना कुशवाहा और एक उमड़ा को मार दिया गया। रात भर वही थे, कल हम गाजीपुर में थे। आज आदेश का पालन करना पड़ा। सुभान साहब ने फोन की, मुझे लगा कि हम अपने बुजुर्ग की बातों को जरूर ख्याल रखें। और अभी हमको कई जगह हमारे पूर्णिया में बच्चियों के साथ बलात्कार करके उसे मार दिया गया, बढ़ारा में, वहां भी जाना।
इसीलिए आप इस लड़ाई को आपके साथ इतने बड़े दो हाथ मजबूत हाथ पीछे सब लोग माननीय विधायक जो जिसके भीतर लड़ने की क्षमता है। आपका बजट कब से शुरू है? 28 से। मैं चाहूंगा इस बजट में हर सदन इस मुद्दे पर रोके और चाहे जो हो जाए, यदि लाइन भी क्रॉस करना पड़े मर्यादा तो लाइन क्रॉस किया जाए। अपनों के लिए जो मर्यादा तोड़ना पड़े तोड़ना चाहिए, उसमें बहस नहीं होनी चाहिए। 28 से इन लोगों का है, 10 से हमारा है। इसीलिए मैं इन वादों के साथ आपसे इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। एक बार सीमांचल और कोसी की आजादी के लिए सोचिएगा। इस स्थिति के साथ मैं फिर आपके पास आऊंगा और मैं आपसे बात करूंगा। आपको पार्टी पौवा से ऊपर उठना चाहिए और अपनी आजादी के लिए जीने की तैयारी करनी चाहिए। यह मुद्दा मेरा है, आपका नहीं है। हम जब थक जाएंगे तब आपसे हम सहारा लेंगे। आपकी दुआएं ही काफी है। आप दुआ देते रहिएगा, यह लड़ाई जीतेंगे। तरीका भी बदलेगा, महानंदा बेसिन का पैसा भी मेरे यहाँ रहेगा, खर्च भी करेंगे और जो हमारा सपना था महानंदा बेसिन को लेकर के, उसका पूरा प्रारूप भी तैयार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आश्वस्त करते हुए कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका एक सेवक हूं। कोई MP MLA कभी मैं नहीं रहा, ना मैं कभी देखा। इन्हीं शब्दों के साथ आप आश्वस्त होकर जाइए। और सुभान साहब 10 मार्च को तो नहीं, रेलवे पहला बहस है, उसके बाद जल पर है। पहला स्पीच ही सुभान साहब, मैं आपको वादा करता हूं। आप तो जोर से बोलिएगा। पब्लिक का कोई नहीं ले रहा है, पब्लिक दिखाइए ना भाई आपको। हमारे साथ नाइंसाफी बंद करो, हमारे साथ जाति करना बंद करो। बिहार सरकार हमारी बातें सुननी होगी। बिहार सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करना बंद करो। अरे हम क्या चाहते? अरे लड़के लेंगे, अरे मर के लेंगे। अरे जोर से बोल लो, अरे जोर से बोलो, अरे ऊंचा बोलो। अरे हम क्या चाहते? अरे मिलकर बोलो। अरे आप क्या चाहते? जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, इनकलाब के नारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बासी कोचा दामन किशनगंज पूर्णिया की जनता जिंदाबाद। बासी डगरवा की जनता जिंदाबाद। बासी कोचा दमन की जनता जिंदाबाद। बासी की मां बहन बेटी जिंदाबाद। बासी के युवा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। पप्पू यादव जिंदाबाद, पूर्णिमा जिंदाबाद, इजहार हसन जिंदाबाद, जावेद राजा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाएगा ना हो मनोजिया, साथ कीजिए उन लोगों को। बाइट लगा क्या करेंगे? बाइट वो मिल जाएगा, मनोज है ना, सोने का जाने तो नहीं चल रहा यार, से फुट लूँ भाड़े से। जय हिंद साथियों, आप देख रहे थे यहाँ हजारों ने लाखों की संख्या में बायसी, अमोर और आसपास के लोग पहुँचे थे और महानंदा बेसिन परियोजना जो बायसी के लिए ही नहीं बल्कि 5 विधानसभा जो हैं उनके लिए नुकसान पहुँचाने वाली है, उनके विरोध में
सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में तादाद में लोग पहुंचे थे। और इसमें पप्पू यादव का आना पप्पू यादव का आना भी एक बहुत ही बड़ी कामयाबी रही बायसी के लोगों के लिए। और हाजी स्वान के द्वारा ये जो आज 16 फरवरी को बांध लोक संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रोग्राम कराया गया, ये सफल होता नजर आया। आप हमारे चैनल में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये बांध बनना हम सब तमाम लोगों के लिए, तमाम बायसी वालों के लिए नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। इसीलिए इन्हें रोकने के लिए हमें हर तरफ प्रयास करना चाहिए। हमारी भी इसमें योगदान होना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।